ये चैप्टर एनसीईआरटी बुक का 4-6 चैप्टर है, जल संसाधन या वाटर रिसोर्सेज। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि जो भारत के जल संसाधन हैं उनमें क्या किस किस तरीके के हैं, उनका यूसेज क्या है, किस तरीके से उनका कंटेमिनेशन हो रहा है, क्या क्या कमियां हैं और क्या क्या सॉल्यूशंस हैं या पॉलिसीज़ हैं। तो जल संसाधन एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन हम कह सकते हैं कि जो अभी हमारे देश में जल संसाधन की स्थिति है वह अच्छी नहीं है, क्योंकि जल संसाधन कई तरीके से दूषित है और कई जगह पर उसकी काफ़ी कमी है। स्टार्टिंग पैराग्राफ में वो हमें क्या बता रहा है कि हमारा फ्यूचर बहुत ही सर्टेन नहीं है, क्योंकि हमारी जनसंख्या में परिवर्तन हो रहा है, जननांगीय परिवर्तन, जनसंख्या का भौगोलिक स्थानांतरण, मतलब जनसंख्या भी मूवमेंट में है, माइग्रेट करके लोग अलग अलग जगहों पर बसते हैं, तो भौगोलिक सेटलमेंट रीसेटलमेंट हो सकता है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है और पर्यावरण निम्नीकरण, मतलब कि इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। निम्नीकरण मतलब होता है डिग्रेडेशन, जो हमारा आसपास का पर्यावरण है वो लगातार दूषित होता जा रहा है। तो जल का अभाव भी एक उसमें पहलू है कि जल का अभाव काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। जल का अभाव का दो कारण हो सकते हैं। पहला है कि बढ़ती हुई मांग, या तो उसकी डिमांड बढ़ गई है, जैसे कि हमारा पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, उसकी अति उपयोग, ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग तथा प्रदूषण, और उसकी घटती हुई आपूर्ति। तो जल की कमी के तीन कारण हैं: बढ़ती हुई मांग या हमारी बढ़ती हुई पॉपुलेशन, बहुत ज़्यादा उपयोग, जैसे किसी को एक काम के लिए गाड़ी शायद धोने के लिए आपको 50-60 लीटर पानी लगता है और उसको डेली अगर धो रहा है तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा यूज़ कर रहा है। प्रदूषण के कारण भी जल की जो आपूर्ति है वो घट जाती है, क्योंकि उस दूषित पानी को आप पी नहीं सकते या दूसरे प्रकार के यूसेज में भी नहीं ला सकते। तो जल एक चक्रीय संसाधन है, मतलब एक साइक्लिक रिसोर्स है। जल की कभी भी कमी नहीं होनी चाहिए। चक्रीय मतलब जो बार बार अपने आप को रिप्लेनिश कर ले, रिप्लेनिश मतलब दोबारा आ जाए। जैसे इन पूरे ओशन में जितना भी जल है, इस अगर आप साइड में देखें पिक्चर को, उसका 97% हमारा ओशंस में होता है और फ्रेश वाटर जस्ट 3% है। इस 3% वाटर का भी 70% एरिया ग्लेशियर्स में है, या आइस कैप्स, नॉर्थ और जो साउथ पोल है, उत्तरी और दक्षिणी जो वहाँ पर है, और उसका कुछ प्रतिशत ग्राउंड वाटर है। ग्राउंड वाटर का 1% अगर हम निकालें तो वो कुछ लेक में है, रिवर्स में है, वाटर वेपर में है, सॉइल मॉइस्चर्स में। तो आप देख सकते हैं कि जो अलवणीय जल है, जो यहाँ पर कहा जा रहा है अलवणीय जल, मतलब जो पानी आप पी सकते हैं, जो प्रदूषित नहीं है, वो एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा पृथ्वी पर है, इसीलिए इसकी काफ़ी कमी है। अलवणीय जल की उपलब्धता स्थान और समय के अनुसार भिन्न भिन्न होती है। हर जगह पर प्रचुर मात्रा में पानी नहीं है। जहाँ पे बारिश हो रही है वहाँ पे पानी होगा, जहाँ पे बारिश नहीं हो रही वहाँ पे पानी नहीं होगा। जैसे राजस्थान और जो पश्चिमी इंडिया है वहाँ पे देखेंगे कि बारिश कम होती है, तो वहाँ पे पानी की उपलब्धता कम है। लेकिन अगर आप नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जाएं या वेस्ट बंगाल में जाएं तो वहाँ पे पानी की कोई कमी नहीं है, तो वो पानी हम यूज़ भी नहीं कर पाते। जल एक दुर्लभ संसाधन है और इसका आवंटन और नियंत्रण पर तनाव और लड़ाई झगड़े सांप्रदाय प्रदेशों के बीच वाद विवाद का विषय बन गए हैं। पानी इतना इम्पॉर्टेंट है कि इसका लोगों के पास मैनेजमेंट कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। इस कारण लोगों की तो आपस में लड़ाई होती है, जैसे अगर वाटर का जब टैंकर आता है तो उसके लिए लड़ाई, आसपास में लड़ाई, कई राज्यों के बीच में लड़ाई, जैसे कुछ रिवर एक ही राज्य से दूसरे राज्य में जाती हैं तो उस रिवर के पानी को लेकर कि उस रिवर का पानी कौन सा राज्य ज़्यादा यूज़ करेगा, कितना यूज़ करेगा, इस पे भी काफ़ी विवाद है। भारत में भी ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जिनके बीच में विवाद है। विकास को सुनिश्चित करने के लिए जल का मूल्यांकन, मतलब कितना हमारे पास जल है, कार्यक्षम उपयोग, उतना ही उपयोग जितनी हमको ज़रूरत है, और संरक्षण आवश्यक हो गया है। अगर हमें डेवलपमेंट चाहिए तो हमें जल का असेसमेंट करना होगा कि हमारे पास कितना पानी है, हम उसका किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं और कितना हम बचा रहे हैं। भारत में जल संसाधन देखें
तो ये पहले स्टार्टिंग में बता रहे हैं कि भारत का जो क्षेत्रफल है 2.4.5% है, लेकिन जल 4% है और जनसंख्या 16%। तो अब हमारे पास ज़मीन है 2% लगभग, पॉपुलेशन हमारी 18% है वर्ल्ड की, और पानी का रिसोर्सेज जो है वो जस्ट 4% है। तो आप देख सकते हो कि हमारे पास वाटर रिसोर्सेज कम है एज़ कम्पेयर टू हमारा पॉपुलेशन। कुल मात्रा 4000 घन किलोमीटर है। घन किलोमीटर का मतलब है कि 1 किलोमीटर लंबा, 1 किलोमीटर चौड़ा और 1 किलोमीटर ऊंचा। अगर ये एक बॉक्स बनाए 1-1 किलोमीटर का, जिसकी हाइट, लेंथ और ब्रेथ सारी ही 1 किलोमीटर हो, तो हमारे पास 4000 क्यूबिक किलोमीटर वाटर है। ये बहुत ज़्यादा होगा। धरातलीय जल मतलब धरती के ऊपर, जैसे कि नदी, तालाब, ये धरातलीय जल हैं। और भौम जल मतलब ग्राउंड वाटर, जो आपको ज़मीन के नीचे, जो आप हैंड पंप से या मोटर से समरसेबल लगा के यूज़ करते हैं, ये दोनों मिला के 1869 किलोमीटर क्यूबिक स्क्वायर क्यूब है। इसमें से केवल 60% जल का लाभदायक उपयोग किया जा सकता है। जितना जल हमारे पास है उसका केवल 60% हम यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास कुल जल संसाधन हो गया 1122। अब धरातलीय जल के संसाधन, इसके स्रोत क्या हैं? नदियाँ, झीलें, तालाब, ये सब। जो भी भारत में नदियाँ हैं उसकी अगर 1.6 किलोमीटर से ज़्यादा लंबाई है तो हम उसको बोलेंगे सहायक नदी। तो भारत में कुछ 10,360 नदियाँ हैं। भारत में सभी नदी बेसिन। अब बेसिन क्या होता है? बेसिन मतलब जैसे आपका वॉश बेसिन है किचन में, आप उसमें कहीं भी पानी डालते हैं तो वो एक ही जगह पे जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि बेसिन किस तरीके से काम करता है। देखिए, इसको हम बोलेंगे बेसिन। इस ब्लैक जो ये लाइन है, इसके अंदर कहीं भी बारिश होगी तो वो सारा पानी इकट्ठा होके एक जगह पर आएगा, एक रिवर फॉर्म करेगा। तो इस पूरे जो जोग्राफिकल एरिया है इसको हम बोलेंगे बेसिन। तो भारत में हर नदी के अलग अलग बेसिन होते हैं। मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ। जैसे ये पिक्चर होगी, मान लीजिए ये बेसिन है इसका। ये भारत का बेसिन, मेजर बेसिन है, इसको आप देख सकते हैं। एक है गंगा बेसिन, सबसे बड़ी रिवर इंडिया में, ब्रह्मपुत्र बेसिन, फिर गोदावरी बेसिन, कृष्णा बेसिन, कावेरी बेसिन, इंडस रिवर जो यहाँ से निकल के पाकिस्तान में होते हुए जाती है, ब्रह्मपुत्र यहाँ से ऐसे आता है बांग्लादेश। ये आपका गंगा बेसिन जिसमें यमुना भी आके ज्वाइन करती है। तो ये बेसिन है कि अगर बारिश यहाँ पर हो रही है तो ये पानी गंगा में जाएगा। अगर बारिश इधर हो रही है, जितनी भी रेनफॉल होगी वो सारा पानी आकर आपका इंडस रिवर में जाएगा। तो ये बेसिन है। भारत में सभी नदी बेसिन और में औसत वर्षा प्रवाह मतलब इतना पानी होता है, लेकिन इसकी भी काफ़ी अलग अलग सिचुएशंस हैं। देखिए, स्थलाकृतीय, जलीय और अन्य दबावों के कारण प्राप्त धरातलीय जल का केवल 690 घन किलोमीटर जल का उपयोग ही कर पाते। जैसे बारिश हुई, नदियों का पानी रुका नहीं हुआ है, कई जगह हमने बांध बनाए हैं, जैसे साउथ इंडिया के जो स्टेट है यहाँ ज़्यादातर पानी का हम यूज़ कर लेते हैं, लेकिन गंगा, ब्रह्मपुत्र इतनी बड़ी रिवर है, आप इतने बड़े डैम नहीं बना सकते। तो 60, मान लीजिए बहुत सारा पानी समुद्र में चला जाता है, तो ये बोल रहा है कि 60% ही हम यहाँ पर 32% जल का उपयोग कर पाते। नदी में जल प्रवाह इसके जल ग्रहण क्षेत्र के आकार और नदी पर निर्भर करता है। नदी में कितना पानी होगा डिपेंड करता है कि उस जगह पर बारिश कितनी हो रही है, उस नदी का बेसिन कितना है। जैसे ये जो बेसिन है, छोटे बेसिन है, नदी छोटी है, लेकिन आप गंगा का बेसिन देख रहे हैं काफ़ी बड़ा है। इस तरीके से हम बेसिन के बारे में यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं।
भारत में वर्षा का अत्यधिक स्थानिक विभिन्नता पाई जाती है। जो भारत में वर्षा है वो भी हर जगह बराबर नहीं होती। जैसे कि इस मैप को देखिए, जितना ब्लू है उतना ही ज़्यादा रेन है। तो आप देखेंगे जो पश्चिमी घाट है, इस एरिया को हम बोलते हैं पश्चिमी घाट, जहाँ पे गोवा, कर्नाटका राज्य है, महाराष्ट्र भी है, केरल है, और ये नॉर्थ ईस्ट का मेघालय, अरुणाचल, इस जगह पर बारिश ज़्यादा होती है, इन दो जगहों पर। तो यहाँ पर पानी की कोई कमी नहीं है। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा रिवर्स भी मिलेंगे और पानी बहुत ज़्यादा वेस्ट जाता है। तो स्टार्टिंग में बोले ना कि 32% ही यूज़ कर पाते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो जहाँ पे ज़्यादा बारिश हो रही है वहाँ पर हम डैम नहीं बना सकते। ब्रह्मपुत्रा पे हम डैम नहीं बना सकते। और ज़्यादातर वर्षा सिर्फ 4 महीने में ही होती है, जो आपका जून से सितंबर का महीना होता है, जिसको हम मानसून पीरियड कहते हैं। तो इस समय इतनी ज़्यादा बारिश होती है कि आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। कुछ बेसिन का नाम है गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु के बहुत बड़े क्षेत्र हैं। ये नदियाँ, अब देखिए, ये नदियाँ यद्यपि देश के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग पर पाई जाती हैं, जिनमें कुछ 60% हमारा वाटर रिसोर्स है। अब दक्षिण भारत नदियाँ आपकी ये गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, महानदी। वार्षिक जल प्रवाह का अधिकतर भाग काम में लाया जाता है। यहाँ की जो नदियाँ हैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा पानी को हम काम में ला सकते हैं, क्योंकि पानी उतना ज़्यादा नहीं है और लोगों की डिमांड तो है, लेकिन ऐसा गंगा और जमुना के बेसिन में नहीं कह सकता। अब आते हैं भौम जल, मतलब ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर क्यों ज़रूरी है? क्योंकि सिंचाई के लिए आप ग्राउंड वाटर, जो सबमर्सिबल पंप है या ट्यूबवेल है, वो ग्राउंड वाटर करता है। भारत में वो 432 किलोमीटर है। जो टोटल हमारे पास 1800 के आसपास का जो नंबर था, उसमें से 432 किलोमीटर हमारा ग्राउंड वाटर है। उत्तरी पश्चिमी प्रदेश, मतलब कि वेस्ट उत्तर प्रदेश और दक्षिणी भारत के कुछ भागों में नदी बेसिनों का भौम जल उपयोग अपेक्षाकृत अधिक है। ये बोल रहा है कि जो इंडिया का वेस्टर्न पार्ट है एंड सदर्न पार्ट है, वहाँ पे ग्राउंड वाटर का लेवल ग्राउंड वाटर काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। इस मैप को देखो, डेप्थ ऑफ वाटर लेवल। डेप्थ मतलब उस कितनी ज़मीन हमें बोरिंग करना पड़ेगा जब हमें पानी मिलेगा। यहाँ पर है, ब्लू का मतलब है लेस देन 2 मीटर, रेड का मतलब है ग्रेटर देन 40 मीटर्स, MBGL मतलब मीटर बिलो ग्राउंड लेवल। इस एरिया में आप देखेंगे कि पानी निकालने के लिए आपको 40 मीटर से भी ज़्यादा डिग करना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि जो यहाँ पर क्षेत्र है, यहाँ पर पानी का यूसेज बहुत ज़्यादा है। यूसेज पानी का ज़्यादातर कहाँ पर होता है? इरिगेशन। जो आपकी फसल हो रही है, कृषि, उसमें इरिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश कम होती है, तो लोग ट्यूबवेल से बहुत ज़्यादा पानी ज़मीन से निकालते हैं, जिस कारण अलग अलग तरह की समस्याएं पैदा होती हैं। वापस आते हैं। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु राज्य में भौम जल का उपयोग बहुत अधिक है। ये 4 राज्य हैं जहाँ पर बहुत एक्सेसिव यूज़ होता है, जबकि कुछ कम है। यदि वर्तमान प्रवृत्ति जारी रही, अगर यही सिचुएशन आगे भी कंटिन्यू रहती है, तो जल की मांग की आपूर्ति करने की आवश्यकता होगी। जितने हमारे पास सप्लाई है उससे ज़्यादा हमारी डिमांड हो रही है, तो क्या होगा कि हमारा विकास उस तरीके से सुचारू रूप से नहीं चल पाएगा। सामाजिक उथल पथल भी होगा, विघटन होगा। मतलब हम जैसे कावेरी रिवर डिस्प्यूट है, कावेरी रिवर है, ये देखिए, साउथ इंडिया की एक रिवर है कावेरी। यहाँ पर ये इसका बड़ा मैप है, जो पहले कर्नाटका से फिर तमिलनाडु में फ्लो करके बे ऑफ बंगाल में जाती है। तो तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में ये वॉर है कि इस नदी का कितना प्रतिशत पानी वो यूज़ करेंगे और कितना नहीं। कि अगर ऊपर जगह पर अगर हम कोई डैम बना दे, अगर कर्नाटका कोई डैम बना देता है तो तमिलनाडु को पानी नहीं मिलेगा। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ये भी ऐसा गलत करना होगा, तो इसको तमिलनाडु को 404 क्यूबिक फीट वाटर, फिर कर्नाटका को इतना, केरल को इतना और पौंडीचेरी, इन 4 क्षेत्रों के बीच में ये वॉर है। तो इसकी वजह से काफ़ी लड़ाई झगड़े राज्यों के बीच में, पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में, पॉलिटिकल पार्टीज़ अपोजिशन के बीच में, धरना, ये बहुत तरह की चीज़ें हुई है। जैसे ये इमेज को देखिए कि कावेरी वाटर इज़ द
बर्थ राइट ऑफ तमिलनाडु, ये बोल रहे हैं कि बर्थ राइट है और हमें इंटरनेशनल लॉ का फॉलो करना चाहिए। तो वाटर स्ट्रेस एरिया, जैसे आप देख रहे हैं वेस्टर्न एरियाज में पानी की काफ़ी कमी है, जबकि नॉर्थ ईस्ट में बारिश इतना होता है, पानी की वहाँ कमी नहीं है। डिपेंड करता है कि जगह क्या है और बारिश कितनी हो रही है। लैगून और पशच जल, लैगून एंड बैक वाटर, पशच जल को इंग्लिश में बोलते हैं बैक वाटर्स। बैक वाटर्स देखिए, बैक वाटर्स क्या होते हैं, ये भारत की कोस्ट लाइन है, यहाँ पर छोटे छोटे से आप देख रहे हैं कि ऐसे ब्रेक्स हैं, ये लगातार स्मूथ तो नहीं है। यहाँ पर अगर हम इस मैप को बड़ा करेंगे तो हमें दिखेगा कि सिचुएशन इस तरीके से है कुछ, ये आपका सी है, ये आपका ज़मीन। कई बार यहाँ पर केव जैसा फॉर्मेशन हो जाता है और फिर धीरे धीरे यहाँ पे सैंड जम जाती है, तो इसके अंदर सॉल्ट वाटर जो ओशन से है वो, ये इसको हम बोलते हैं लैगून। ये आपका एक्चुअल पिक्चर आप देख सकते हो किस तरीके से लैगून बनता है। ये केरल की एक पिक्चर है, यहाँ देख सकते हैं कि सी है क्योंकि इसमें वेव्स आपको नज़र आ रही हैं पानी, और ये हमारा लैगून है। अब लैगून के बहुत अलग अलग यूसेज हो सकते हैं, इसको आप एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करते हैं, नेविगेशन के लिए यूज़ करते हैं। जैसे ये देखिए, यहाँ पर भी बहुत सारी बोट्स हैं, ये केरल की ही पिक्चर है, इसको हम नेविगेशन के लिए यूज़ करते हैं, टूरिज़्म में यूज़ होता है यहाँ पे अलग अलग तरीके से। तो भारत में लैगून कहाँ पर होंगे, जहाँ पे कोस्टल क्षेत्र होंगे, केरल, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल में और झील में बड़े धरातलीय जल संसाधन हैं। यद्यपि इनका जल क्या होता है, खारा होता है, सॉल्ट वाटर होता है, लेकिन मछली पालन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं और चावल की कुछ किस्में, निश्चित किस्में इसमें उगा सकते हैं। हर कोई प्लांट आपका नहीं ग्रो किया जा सकता सॉल्ट वाटर में, बट कुछ प्लांट होते हैं जो सॉल्ट टॉलरेंट होते हैं, वो उसमें किया जाता है। नेक्स्ट है जल की मांग और उपयोग, कि जल की मांग और उपयोग इस तरीके से हो रहा है। देखिए, भारत एक कृषि प्रधान देश है, ज़्यादातर जो भारत के लोग हैं कृषि में हैं, कृषि या कृषि से रिलेटेड 2/3 हिस्से के लोग कृषि पर पूरी तरीके से निर्भर करते हैं। पंचवर्षीय योजना, जो 5 साल की योजना थी, प्लानिंग कमीशन जब योजना आयोग भारत में था, तो उस समय हर 5 साल का एक स्कीम होता है कि हम 5 साल में ये टारगेट्स हैं, हम इसको अचीव करेंगे। अभी उस तरीके से नहीं है, अभी एक नया आयोग बना है, नीति आयोग, वो मेजर डिसीजंस बताता है। तो कृषि उत्पादन को बढ़ाना हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि उसको एक सेल्फ सफिशिएंट, एक समृद्ध देश बनने के लिए आपके पास अनाज होना चाहिए। अपनी जनता को खिलाने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आपके पास अनाज हो। तो इसमें सिंचाई को काफ़ी प्राथमिकता दी गई। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, मतलब मल्टीपर्पज़ जो रिवर प्रोजेक्ट हैं, डैम्स बनाना, डैम के साथ टूरिज़्म भी होगा, मछली पालन भी होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन भी होगा, ये सारे हमारे पंचवर्षीय योजना का पार्ट था कि हम भारत को इस तरीके से संपन्न बनाएंगे। तो जल की मांग भी थी, जल की उपलब्धता भी थी। अब उसका डिफरेंस क्या क्या हुआ, यह है सरफेस वाटर। सरफेस वाटर मतलब आपको पता है कि रिवर, लेक, पॉन्ड, इसमें से 89% सरफेस जो वाटर है रिवर से, वो एग्रीकल्चर में यूज़ हो रहा है। हमने नदियों से नहर निकाल रखी है जो एक एरिया को सींचती है, जैसे आपने इंदिरा गांधी कैनाल का नाम सुना होगा, ये राजस्थान में है, जहाँ से हम भाखड़ा नागल जो आप डैम सुन रहे हैं, जो सतलुज नदी पर है, भारत का सबसे बड़ा डैम, वहाँ से नहर का पानी पश्चिमी राजस्थान तक पहुँचाया जाता है। तो ये यूसेज है कि इंडस्ट्री में देखिए डोमेस्टिक 9%। तो अगर हम सिंचाई वाले क्षेत्र में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट लाए, जिससे ये जो 89%, क्योंकि आप घर पे पानी बचा तो रहे हैं, अच्छी बात है,
लेकिन सिर्फ वो 9% यूसेज है। तो अगर हम एग्रीकल्चर में पानी बचाएं तो हमारे लिए वाटर रिसोर्सेज की कमी नहीं होगी। जैसे आपने ड्रिप इरिगेशन का नाम सुना होगा कि एक पाइप से थोड़ा थोड़ा सा पानी गिरता रहता है, ना कि हम उसको पूरा फ्लड कर देते हैं। सिंचाई क्या होता है, पूरा क्षेत्र में हमने पानी भर दिया जबकि उतनी शायद ज़रूरत ही ना हो पौधों को। फिर आपने स्प्रिंकलर्स देखे होंगे पार्क में जो पानी को इस तरीके से देते हैं। तो हमें टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर में करना बहुत ज़रूरी है ताकि हम पानी का अच्छे से यूज़ करें। ग्राउंड वाटर विड्रॉल यहाँ भी देखिए 92%। ग्राउंड वाटर इज़ वन ऑफ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। लेकिन इतना ज़्यादा हम पानी एग्रीकल्चर के लिए निकालते हैं ज़मीन से कि पानी का लेवल है जो इतना था कभी और कम होता जा रहा है। जो आपने ऊपर इमेजेस में देखा कि जहाँ जहाँ एक्स्ट्रा रेड है, ये देखिए इन एरियाज में इतना 40 मीटर्स बिलो आपको डिग करना पड़ेगा अगर आपको पानी चाहिए तो। जबकि इन क्षेत्र में जहाँ पे गंगा रिवर फ्लो करती है या कोस्टल एरिया है, यहाँ पर इतना ज़्यादा यूसेज नहीं है। यहाँ पर है थोड़ा सा सदर्न स्टेट में, क्योंकि पानी की वहाँ भी कमी है। तो अगर हम एग्रीकल्चर में लाएँ तो ये देखिए इरिगेशन एरिया पंजाब में सबसे ज़्यादा है। इरिगेशन एरिया का मतलब है कि किसी राज्य का कितना प्रतिशत भाग को हम सिंचाई देते हैं। इरिगेशन एरिया कितना प्रतिशत भाग को हम इरिगेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब नेचुरल रेन, बारिश पे निर्भर नहीं है, हम एक्चुअली उनको पानी नहरों के द्वारा, ट्यूबवेल के द्वारा दे रहे हैं। जैसे हरित क्रांति जो थी उसमें बहुत ज़रूरी था कि बीज के साथ साथ हमें पानी की उपलब्धता भी अच्छी खासी हो। इरिगेशन कमांड एरिया कि कितना प्रतिशत एरिया में हम इरिगेशन पहुंचा सकते हैं। जैसे इस मिडिल पोर्शन को देखिए, यहाँ पे जो ज़्यादातर लोग हैं वो कृषि करने के लिए रेन वाटर पे निर्भर करते हैं, रेन ऑनली। लेकिन जो नॉर्थ इंडिया का बेल्ट है, यहाँ पर गंगा रिवर है, यमुना रिवर है, इधर सतलज है, ये इरिगेशन पे डिपेंडेंट हैं। अगर बारिश नहीं होगा तब भी इनके पास पानी अवेलेबल होगा। 1-2 साल अगर बारिश नहीं होती है तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर अगर बारिश 10 दिन भी डिले हो जाए तो उनकी फसल को काफ़ी नुकसान पहुँचेगा। जैसे यहाँ पर खूब पानी है, बारिश की इरिगेशन का ज़रूरत नहीं है। सिंचाई के लिए जल की मांग, ये मैंने आपको इस मैप में के थ्रू बता ही दिया कि ग्रीष्म ऋतुओं में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर ज़्यादा समय तक बारिश नहीं होगी तो सूखाग्रस्त अकाल की सिचुएशन हो सकती है। उत्तर पश्चिमी भारत में देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा सिंचाई की मांग है। ये भारत के नदी बेसिन का मैप है, इसको आप देख सकते हैं कौन सा बेसिन कहाँ पर है। देखिए सिंचाई की व्यवस्था बहुफसलीकरण को संभव बनाती है। अगर हमारे पास इरिगेशन है तो हम अलग अलग तरह की क्रॉप को ग्रो कर सकते हैं। सिंचित भूमि, इरिगेटेड लैंड, ये सारी सिंचाई इसलिए आवश्यकता है। जैसे पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में देखेंगे कि 85% से ज़्यादा भाग सिंचाई है। देखिए इस मैप में जो यहाँ पर हमने एक टेबल भी दी थी, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश 85% से ज़्यादा एरिया यहाँ पर इरिगेटेड है। और मुख्यतः 2 तरह की फसल है, गेहूँ और चावल। चावल में बहुत ज़्यादा पानी यूसेज होता है। इस यहाँ के क्षेत्रों में चावल कभी भी एज अ डाइटरी हैबिट नहीं था। लोग चावल खाना उतना नॉर्मल नहीं है, यहाँ पे बहुत कम लोग ही चावल खाते हैं। लेकिन चावल की अलग अलग वेराइटीज़ के प्राइसेस इतने ज़्यादा हैं कि यहाँ के लोग उसको ग्रो करने लगे। और जबकि यहाँ पर उस तरीके की भौगोलिक सिचुएशन नहीं है, बारिश उतनी ज़्यादा नहीं होती। बारिश इस क्षेत्र में होती है, यहाँ के लोग चावल खाते हैं और ग्रो भी करते हैं। लेकिन चावल एक फ़ायदे का सौदा है, इसलिए इन्होंने चावल ग्रो किया, लेकिन पर्यावरण के लिए काफ़ी नुकसान है। ज़्यादातर सिंचाई आपको कुआं और नलकूपों से होती है, मतलब जो ट्यूबवेल हैं और कैनाल्स हैं।
इन राज्यों में भौम जल संसाधन के अत्यधिक उपयोग से भौम जल स्तर नीचे चला गया। एक मैप में आपने देखा था कि वाटर टेबल बिलो 40 मीटर्स है। वास्तव में कुछ ऐसे राज्य हैं जैसे राजस्थान और महाराष्ट्र, अधिक जल निकालने के कारण भूमिगत जल में फ्लोराइड का संकेंद्रण मतलब कंसंट्रेशन, जैसे आपके पास एक ग्लास है ऑफ शरबत, अगर आप उसको लगातार गर्म करते तो शरबत और मीठा होता जाएगा। तो क्या हो रहा है कि वाटर में जो शुगर का कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा हो गया। तो ऐसे ही जब आप पानी में से फ्रेश वाटर बार बार निकालते रहेंगे तो जो फ्लोराइड वाले क्षेत्र हैं वहाँ पे फ्लोराइड का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। जैसे एक मैप में आपको दिखा रहा हूँ, ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑफ फ्लोराइड। यहाँ देखिए वेस्टर्न क्षेत्र में इतना पानी निकाला गया है कि अब ये ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे फ्लोराइड बहुत ज़्यादा है। एक और मैप है लोकेशन ऑफ आर्सेनिक भी एक ऐसा पदार्थ है जो हमारे सेहत के लिए हानिकारक है, वो इन जगहों पर कंसंट्रेटेड है, बिहार और पश्चिम बंगाल।